बुधवार यानी 10 मई को उतार चढ़ाव के बीच बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ है। आज यानी बुधवार को सबसे ज्यादा खरीदारी मीडिया और रियल्टी शेयरों में रही। वहीं पीएसयू बैंकिंग और मेटल शेयरों में गिरावट देखी गई। निफ्टी 18,300 का स्तर होल्ड करने में कामयाब रहा। आखिरी घंटे में बैंक में भी शानदार रिकवरी आई। आखिरी घंटे में निफ्टी बैंक करीब 150 अंक सुधरा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 179 अंक चढ़कर 61,940 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंक बढ़कर 18,315 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 133 अंक चढ़कर 43,331 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप 17 अंक चढ़कर 32,505 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट ब्रेड्थ भी बुल्स के फेवर में रहा। लगभग 18,000 शेयरों में तेजी आई। वहीं 1,601 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 81.99 के स्तर पर बंद हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार ने आज हरे और लाल निशान के बीच ऊपर नीचे होते हुए फ्लैट लाइन के आसपास कारोबार किया। निवेशकों की नज़र अमेरिकी बाजार की अनिश्चितताओं पर लगी हुई है। ऐसे में आज ट्रेडर्स कोई साफ दिशा पकड़ने से परहेज करते दिखे। ग्लोबल स्तर पर निवेशकों की नज़र अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर लगी हुई है। राजकोषीय चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राजनीतिक नेताओं की बैठक पर भी निवेशकों की नज़र है। अमेरिका में मांग में कमजोरी की आशंका के चलते कच्चे तेल के स्टॉक में भारी बढ़त हुई है। अमेरिका में मंदी के चलते कारोबारी गतिविधियों में कमजोरी आने का अंदाज़ा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 मई को बढ़कर 277.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 9 मई को 276.27 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 83,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 11 मई को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आमिर रणदिवे ने कहा कि आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंत में बाजार अच्छी रिकवरी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। खास बात यह है कि निफ्टी पिछले सप्ताह में कई प्रयास करने के बाद सफलतापूर्वक 18,300 के अहम स्तर को पार करने में कामयाब रहा है। डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया है। ये बाजार में बुल्स की तरफ से मजबूत खरीदारी का संकेत देता है। इसके साथ ही ये बाजार में तेजी कायम रहने के संकेत भी दे रहा है। ऐसे में बाजार में तेजी बरकरार रहने की संभावना है। निफ्टी के लिए 18,150 से 18,200 के स्तरों पर मजबूत सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 18,350 का स्तर पार करने पर निफ्टी 18,500 से 18,600 की तरफ ज़्यादा दिख सकता है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार आज एक और कारोबारी सत्र में कंसोलिडेट होते हुए मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। शुरुआती बढ़त के बाद निफ्टी एक सीमित दायरे में घूमता रहा और अंत में 18,315.10 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर भी यह एक सुस्त कारोबारी सत्र था। हालांकि रियल्टी, एनर्जी और ऑटो के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर इंडेक्स में भी सुस्त कारोबार हुआ और ये लगभग पूरी तरह से सपाट बंद हुए। हमें बाजार में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जल्द निफ्टी फिर से तेजी पकड़ता दिखेगा। जब तक निफ्टी में 18,050 का स्तर नहीं टूटता, ट्रेडर्स को गिरावट में खरीदारी की रणनीति पर कायम रहना चाहिए। हालांकि स्टॉक चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग सेक्टरों के भीतर भी मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अडानी ग्रुप और अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के मामले में एक्सपर्ट पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 6 सदस्यों की इस समिति को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था और अब इसने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग से जुड़े मामले की सुनवाई 12 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग से जुड़े मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच करेगी।
ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि एक्सपर्ट पैनल ने और समय मांगा है या नहीं और ये रिपोर्ट फाइनल है या नहीं। वहीं एक और कमेटी सेबी ने भी बनाई है, जिसे लेकर शनिवार को सेबी ने और समय मांगा है। सेबी ने अपनी याचिका में कहा है कि इसे 6 महीने या कोर्ट जो समय उचित समझे उतना अतिरिक्त वक्त दे, ताकि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की जांच की जा सके। हालांकि इस मामले में PIL दाखिल करने वाले एक याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सेबी की याचिका का विरोध किया है। विशाल तिवारी के मुताबिक सेबी को जांच, परीक्षण और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जुटाने और जब्त करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इस मामले में वकील ML शर्मा और विशाल तिवारी और कांग्रेस नेता जया ठाकुर समेत 4 ने PIL दाखिल किया हुआ है। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने ये जांच करने को कहा था कि अडानी ग्रुप ने सिक्योरिटी से जुड़े किसी कानून का उल्लंघन किया है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AM सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक समिति बनाने का भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जो कि सेबी की समिति से अलग थी। इस समिति को यह अधिकार दिया गया था कि ये रेगुलेशन को मजबूत करने और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयरों में भारी उतार चढ़ाव के चलते निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सिफारिशें कर सके। बता दें कि सेबी के पैनल और सुप्रीम कोर्ट के पैनल को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में दाखिल करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को इससे जुड़ा आदेश दिया था। हाल ही में सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़ी जांच में कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा। सेबी को 2 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देनी थी, लेकिन इसने एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में कर्ज के भारी बोझ के बावजूद रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए टैक्स हेवन्स में कंपनियों के जाल का इस्तेमाल किया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था। बिजनेस और मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई क्वालिटी के नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी स्टर्लिंग टूल्स के शेयरों में आज अच्छी खरीदारी दिख रही है। डिविडेंड के ऐलान पर इसके शेयरों में निवेशक अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आज की बात करें तो BSE पर यह 1.67% के उछाल के साथ 362.95 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। पिछले 1 साल में इसने 200% से अधिक रिटर्न दिया है। पिछले महीने यह 5 साल के हाई पर पहुंच गया था, लेकिन फिर यह फिसल गया। हालांकि अब इस पे डिविडेंड के ऐलान पर फिर खरीदारी तेज हुई है। स्टर्लिंग टूल्स कितना दे रही डिविडेंड? स्टर्लिंग टूल्स ने 8 मई को एक्सचेंज फाइलिंग में डिविडेंड से जुड़ी जानकारी दी। कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर पर 2 रुपए यानी 100% डिविडेंड का ऐलान किया। इस प्रस्ताव पर कंपनी की AGM यानी सालाना आम बैठक में शेयर धारकों से मंजूरी ली जाएगी। शेयरों ने बेतहाशा बढ़ाया है पैसा। स्टर्लिंग टूल्स के शेयरों ने निवेशकों को पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न दिया है। पिछले साल 12 मई 2022 को यह 1 साल के निचले स्तर 115 रुपये पर था। इसके बाद शेयरों की खरीदारी बढ़ी और 11 महीने में यह करीब 294% उछलकर 12 अप्रैल 2023 को 5 साल के हाई 456.75 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि फिर बिकवाली के दबाव में यह अब तक 20% नीचे फिसल चुका है। हालांकि अभी भी 1 साल के निचले स्तर से यह करीब 213% अपसाइड है। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है? स्टर्लिंग टूल्स ने सोमवार को मार्च 2023 तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए। जारी नतीजों के मुताबिक इसे जनवरी-मार्च में 212.66 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हासिल हुई, जो सालाना आधार पर 25.03% अधिक रही। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट इस अवधि में 13% उछलकर 7.77 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 2022-23 में इसकी टोटल इनकम सालाना आधार पर 51.16% उछलकर 774.88 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं समान अवधि में इसका नेट प्रॉफिट 87.48% बढ़कर 87.87 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स की सुझाव ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी।
तेजी की स्थिति में निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 18,440 पर है। इसके बाद 18,600 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। गिरावट की स्थिति में इसे 18,200 पर सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। इसके बाद सपोर्ट लेवल 17,950 अंक है। शानदार तेजी के बाद बैंक निफ्टी 43,500 के स्तर पर संघर्ष करता दिख रहा है। 43,000 से 42,000 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नजर आ रहा है। इस लेवल से नीचे जाने पर हल्की कमजोरी दिख सकती है और तेजी की सिचुएशन में 44,000 से 44,150 पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़ ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाया है जिनमें आपकी 2 से 3 हफ्ते में शानदार कमाई हो सकती है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है सुलावन यार्ड्स। इसका टारगेट प्राइस 484 रुपए है। इसमें 400 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 12% कमाई का मौका है। ये स्टॉक क्लासिकल अप ट्रेंड में है। ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये ब्रेकआउट बढ़ते ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ है। मार्केट में कमजोरी के बावजूद ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। गिरावट की स्थिति में 400 रुपए के करीब इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। प्रवेश गौड़ का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। इसका टारगेट प्राइस 3,124 रुपए है। इस स्टॉक से अगले 2 से 3 हफ्तों में 15% रिटर्न कमाया जा सकता है। इसमें 2,450 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन से बाहर आता दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। तेजी की स्थिति में इसके लिए अगला रेजिस्टेंस 2,850 रुपए है। इस लेवल को पार करने के बाद ये स्टॉक 3100 के आगे जाने की कोशिश कर सकता है। गिरावट की सिचुएशन में 2,450 पर इसे सपोर्ट मिलेगा। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशन भी पॉजिटिव दिख रही है। MACD तेजी के रुख को सपोर्ट कर रहा है। और प्रवेश गौड़ का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक। इसका टारगेट प्राइस 2,234 रुपए है। इसमें 1,790 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर से शॉर्ट टर्म में 15% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये स्टॉक क्लासिकल अप ट्रेंड में है। इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। ये ब्रेकआउट बढ़ते वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट लेवल से लगातार ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। गिरावट की स्थिति में इसे 1800 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। वहीं तेजी की स्थिति में 2000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल को पार करने के बाद ये 2,200 रुपए की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन 2 स्टॉक्स पे दांव लगाया है, चलिए बताते हैं। निफ्टी 17,250 के करीब पहुंच गया। बैंक निफ्टी फ्लैट कारोबार करता दिखा, जबकि मिड कैप भी बाजार का साथ नहीं देते हुए दिखाई दिए। कमजोर नतीजों वाले शेयरों की आज पिटाई हुई। लेटेंट व्यू नतीजों के बाद 11% नीचे लुढ़क गया। इधर रेन इंडस्ट्रीज का मुनाफा 62% गिरने से कंपनी का शेयर भी 5% गिर गया। जबकि अच्छे नतीजों के बाद अपोलो टायर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। वहीं निफ्टी की 2 कंपनियां एशियन पेंट और आइशर मोटर्स के नतीजे 11 मई को आएंगे। सीमेंस, दीपक नाइट्राइट समेत वादा की 6 कंपनियों के रिजल्ट्स पर भी फोकस रहेगा। ऐसे में ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, चलिए बताते हैं। डिविस लैब, डीलर्स ने डिविस लैब के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। डीलर्स की स्टॉक पर BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स के मुताबिक शेयर 30 से 50 रुपए तक चढ़ सकता है। आज इस शेयर में F&O में नए लॉन्ग बने, साथ ही इसका ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के ऑटो स्टॉक पर डीलर्स बुलिश नजर आए। डीलर्स ने टाटा मोटर्स के शेयरों में खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी। उनका कहना है कि डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 4 से 5% चढ़ सकता है। इस शेयर में नई खरीदारी हुई और इसका ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं,
और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है, या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।